हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम पढ़ने वाले हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम। ठीक है, टिंटन एबे, जो आपकी टीजीटी पीजीटी स्पेशली आपके एलटी ग्रेड में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलटी ग्रेड में ये आपका डिफ़ाइन किया हुआ सब्जेक्ट है और टीजीटी पीजीटी में तो है ही है। तो आज इसको पढ़ेंगे। अगर आपको ना अभी तक कहीं पे भी टिंटन एबे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो आपको नहीं अगर समझ में, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि अगर आप मेरे साथ बने रहे ना पूरा वीडियो, ये पूरी वीडियो आपने मेरे साथ देख लिया, तो आज की इस वीडियो में ना आपको टिंटन एबे, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे जो बहुत उबाऊ लगती है या बोर लगती है, बहुत बड़ी पोएम है, आपको सब समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और आपके दिमाग में छप भी जाएगा कि टिंटन एबे में वाकई में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, क्या है ये टिंटन एबे। ठीक है, बहुत लेंदी पोएम है, लेंदी है, लेकिन बहुत मज़ा भी आने वाला पढ़ने में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, और ये एलटी स्पेशली एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में तो है ही है, सीधा सीधा दे दिया है, स्पेशली एलटी के लिए तो दिया ही है, ये डिफ़ाइन कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड टिंटन एबे, ठीक है, अब इसकी जो टिंटन एबे है ना, इसका जो फुल टाइटल है, पूछ लिया जाएगा फुल टाइटल, तो ये आपने याद रखना है कि इसकी फुल टाइटल क्या है। लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 एंड 1798। तो ये याद रखना, ये टिंटन एबे की फुल टाइटल है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो टिंटन एबे है ये किसी प्लेस का नाम है और ये वेल्स में पड़ता है, मॉनमाउथशायर में पड़ता है, मॉनमाउथशायर वेल्स में पड़ता है टिंटन एबे। एंड वर्ड्सवर्थ यहाँ पर गए थे। तो जब यहाँ पर गए थे, वो नेचर के पुजारी थे और नेचर उनको इतना अच्छा लगा, तो इसी के बारे में इन्होंने अपने बारे में बताया है कि नेचर के पास जब वो गए टिंटन एबे तो क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें उन्होंने फील की। इसी पोएम में इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये टाइटल है, फुल टाइटल, इसको याद रखना है। एंड पोएट तो आपको पता ही है, पोएट कौन है हमारे, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये इनका बर्थ एंड डेथ है। मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, एंड ये को फाउंडर भी हैं रोमांटिक मूवमेंट के। तो दो चीज़ें याद रखनी है, विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएट माना जाता है और ये भी याद रखना है कि ये को फाउंडर भी हैं रोमांटिक मूवमेंट के। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। ईयर ऑफ कंपोजिशन अगर देखें, इस पोएम का कंपोजिशन और पब्लिकेशन कब हुआ था, तो कंपोजिंग ईयर है इसका जुलाई 13, 1798, ये ध्यान रखना बच्चा। एंड पब्लिश ये कब हुआ था, तो लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट एडिशन 1798 में ये पब्लिश हुआ था, टिंटन एबे। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया पब्लिशिंग ईयर है, ये याद रखना है 1798। ठीक है, और हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि टिंटन एबे क्या होता है। टिंटन एबे इतना ही ध्यान रखना है, ये वेल्स में वाई रिवर के किनारे, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ टिंटन एबे के बारे में, तो ये वेल्स में ना जो वाई नदी थी उसी के किनारे स्थित एक फेमस ये मठ का खंडहर था। ठीक है, जो 1131 में कुछ भिक्षुओं द्वारा स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया था, और 14 सेंचुरी तक ये क्या बन गया था, टिंटन एबे एक भव्य इमारत बन गया था। लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया और ये किस में बदल गया, एक खंडहर में बदल गया। टिंटन एबे की बात करें, उसके बाद क्या हुआ कि 18 सेंचुरी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 18 सेंचुरी में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ इस जगह पर गए और इस जगह का उन्होंने दौरा किया। फिर उन्होंने ही ये पोएम में बताया, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे में, ये इनकी फेमस पोएम है, उन्होंने इसमें टिंटन एबे के बारे में बताया। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है टिंटन एबे के बारे में। ठीक है, एक वो खंडहर है, एक फेमस मठ खंडहर है। तो ये चीज़ें हो गई। एंड ओकेशन अगर बात करें तो मैंने भी बताया, वर्ड्सवर्थ रिविजिट द रिवर वाई आफ्टर द 5 ईयर्स। इसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो 5 साल के बाद रिवर वाई को रिविजिट किया, यानी कि रिवर वाई के पास ही बसा हुआ है टिंटन एबे, तो ये 5 साल के बाद टिंटन एबे जाते हैं। ठीक है, द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन नेचर, मेमोरी, टाइम एंड स्पिरिचुअल रेन्यूअल। तो पोएम किसके बारे में बताती है, नेचर के बारे में, याद के बारे में, मेमोरी, यानी कि 5 साल पहले जब वो इस जगह पर आए थे, अब 5 साल के बाद आ रहे हैं, तो 5 साल पहले की जो यादें हैं वो इसको साथ लेके आ रहे हैं। टाइम की बात हो रही है, स्पिरिचुअल रेन्यूअल की बात हो रही है, तो आगे इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस पोएम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। ब्लैंक वर्ड्स मीन्स मतलब क्या होता है, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, मीटर यूज़ होता है, मीटर तो होता है बट राइम नहीं होता। अब मीटर कौन सा मीटर यूज़ होता है तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ये ध्यान रखना है।
वर्ड्स पैराग्राफ अगर देखें तो 5 स्टेंजा है इसमें, यानी कि 5 स्टेंजा पोयम है, मतलब 5 स्टेंजा में ये पोयम है। लेकिन पर स्टेंजा में कितनी लाइन्स है तो ये याद रखना, किसी में 20 लाइन्स है तो किसी में 28 लाइन्स है, किसी में 30 लाइन्स है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितनी लाइनों में लिखा गया है। तो पर स्टेंजा किसी में 28 है तो किसी में 30 है, सॉरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि 5 स्टेंजा वाली पोयम है इसमें, और अनइक्वल लेंथ है, लॉन्ग फॉलोइंग पैराग्राफ्स है, टोन कैसा है, रिफ्लेक्टिव है, मेडिटेटिव है एंड फिलोसफिकल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने याद रखनी है। अब इसमें कैरेक्टर्स कौन है इस पोयम में, या की फिगर कौन है, तो पोएट खुद है, यानी कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं, वही बताते हैं। ये सारे ना एक कहानी के ज़रिए, अब आप ना जब मैं इसको पढ़ाऊँगी ना तो आप ना वहाँ पे बस क्या करना, इमेजिन करना। वर्ड्सवर्थ हैं, नेचर के पास टिंटन एबे में बैठे हैं, और जो जो चीज़ें वो देख रहे हैं टिंटन एबे में, ठीक है, जो जो चीज़ें वो देख रहे हैं बस उसी के बारे में इस पोयम में डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। बस इतना अपने ध्यान में रखना है, तो आप खुद ही रिलेट करते चले जाओगे और आपको समझ में आता चला जाएगा कि जैसे अपने आप को आप रख लोगे कि मैं नेचर में हूँ, और नेचर की जो जो चीज़ मेरी आँखें जो जो चीज़ें देख रही हैं, चाहे माउंटेन्स हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, जो जो चीज़ें देख रही मैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बैठा हूँ नेचर में। तो वो ये चीज़ें हैं, वर्ड्सवर्थ ऐसे बैठे हैं। इसमें कैरेक्टर खुद वर्ड्सवर्थ हैं, और दूसरी जो कैरेक्टर है उनकी ड्रोथी, उनकी बहन, उनकी सिस्टर ड्रोथी वर्ड्सवर्थ है। रेफर टू द फाइनल सेक्शन। फाइनल सेक्शन में हमें पता चलेगा, हम 4 स्टेंजा तक पढ़ ले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि वर्ड्सवर्थ अकेले हैं। मतलब ये रहेगा कि वर्ड्सवर्थ शायद अकेले हैं वहाँ टिंटन एबे में, लेकिन जैसे ही 5 स्टेंजा आएगा, 5 स्टेंजा में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है जिसमें वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं अपनी बहन को। तो हमको लगता है कि शायद ड्रोथी वर्ड्सवर्थ भी वहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेचर एज अ स्पिरिचुअल फोर्सेस, तो ये अपने ध्यान रखना, नेचर को ऐसा इसमें ट्रीट किया गया है एक स्पिरिचुअल फोर्सेस के रूप में। तो ये हो गया सब कुछ, ठीक है। अब रिलेशनशिप विद ड्रोथी वर्ड्सवर्थ से रिलेशनशिप क्या है, लास्ट सेक्शन में वर्ड्सवर्थ एड्रेस करते हैं अपनी बिलेवेड सिस्टर ड्रोथी को, अ किंडर्ड स्पिरिट हु शेयर हिज रेवरेंस फॉर नेचर, ठीक है। लास्ट जो स्टेंजा है वो अपनी बहन को, अपनी बिलेवेड ड्रोथी को वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल है, मतलब नेचर को इन्होंने कैसा स्पिरिचुअल टीचर एंड मॉरल गाइड के रूप में इसमें बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अपने ध्यान रखना। एम्फेसिस इनर ट्रैंक्विलिटी पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। और बिलीफ किसमें, डिवाइन प्रेजेंस में इन्होंने बिलीफ रखा। तो जब पोयम पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं स्टेंजा 1 का, स्टार्ट करते हैं यहाँ से पोयम। और एक कहानी, ये समझ लो कि नेचर में आप बैठे हो, या वर्ड्सवर्थ को ही रख लो अगर आपने आपको नहीं रख रहे हो। वर्ड्सवर्थ बैठे हैं नेचर में, वो टिंटन एबे दोबारा गए हैं, और ये जो देखिए 1793 में ये फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है। 1793 में ये फर्स्ट टाइम जाते हैं। उसके बाद दिन 5 साल के बाद ये कब जाते हैं, 1798 में दोबारा फिर उस जगह पर जाते हैं। तो 1793 में जब ये गए थे तो ये क्या थे, यूथ थे, यानी कि पूरा युवा अवस्था में थे। उसके बाद 5 साल के बाद जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अडल्टहुड हो जाते हैं, ठीक है। उनकी एज में भी काफ़ी डिफरेंस आता है, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, अब ये दोबारा गए हैं 1798 में, तब ये पोएम ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहते क्या हैं, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear। कह रहे हैं कि 5 year have passed, यानी कि 5 साल गुजर गए हैं। 5 summers, 5 गर्मियाँ, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, यानी कि जो 5 लंबी सर्दियाँ जितनी लंबी महसूस हुई। एंड अगेन आई हियर, और एक बार फिर मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ, यानी कि 1793 में जब ये पहली बार टिंटन एबे में गए थे, जो जो चीज़ें ये देखे थे नेचर के बारे में, या झरनों की आवाज़ सुन रहे हैं या कुछ भी देख रहे थे, तो वो 1793 में ये सब देखे थे। लेकिन जब 5 साल के बाद गए तो दोबारा से फिर कह रहे हैं, फिर से मैं इस जगह पे आ गया हूँ और फिर से मैं सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे पोएट जो है वो अपनी बात ना समय की गिनती से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस जगह से दूर हुए 5 साल हो गए, यानी कि 1793 में 5 साल पहले आया था, अब मैं 5 साल के बाद आया हूँ। लेकिन ये जो सिर्फ 5 साल नहीं थे, बल्कि ये 5 लंबी सर्दियाँ के बराबर थे। ऐसा कहकर पोएट ये जताना चाहते हैं कि ये साल उनके लिए बहुत धीरे धीरे या शायद बहुत कठिनाई से बीता हो। तो शहर की ज़िंदगी और इस जगह से दूरी ने उन्हें बहुत बोझिल महसूस कराया हो, इसलिए उन्होंने गर्मियाँ भी सर्दियों की तरह लंबी और उदास लगने लगी। गर्मी जो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, दिन छोटा होता है, जल्दी से
ख़त्म नहीं, रात छोटी होती है, जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो ये गर्मियाँ भी उनको कैसी लगी, सर्दियों की तरह लंबी और उदास लगी। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये वाली लाइन। अब आगे आते हैं, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग विद अ स्वीट आइलैंड मरमर वंस अगेन। मतलब ये टिंटन एबे में पहुंच गए हैं और वहाँ पे बैठे हैं, अभी बैठे नहीं हैं, खड़े हैं, बस खड़े होकर देख रहे हैं मैं इस जगह पे आ गया हूँ, और वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनके दिल से निकल रही हैं उनके, और वो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। कह रहे हैं दीज वाटर्स, इन नदियों का पानी, ठीक है, रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग्स, इन नदियों का पानी जो माउंटेन के झरनों से बहता हुआ आ रहा है, विद अ स्वीट आइलैंड मरमर, और उसकी ज़मीन पर गूंजती हुई कल कल की मीठी आवाज़, वंस अगेन, एक बार मैं फिर से ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। तो जब वापसी का पहला एहसास सुनने से होता है, यानी कि जब वो पहली बार आए थे तो सब कुछ सुन रहे थे, जो माउंटेन से झरने उतर रहे हैं, ज़मीन की गूंजती हुई जो कल कल की मीठी आवाज़ है, वो सब कुछ सुन रहे हैं। तो पोएट उस नदी की जानी पहचानी आवाज़ को फिर से सुन रहे हैं, 5 साल के बाद आए हैं, फिर से उस नदी की जानी पहचानी आवाज़ को फिर से सुन रहे हैं, और ये आवाज़ उनको पहाड़ों से निकल कर शांत और मधुर संगीत की तरह बह रही है। आइलैंड मरमर मीन्स मतलब ये समुद्र का शोर नहीं, बल्कि ज़मीन के बीच बहती नदी का शांत और सुखद एक साउंड है। मतलब ये सारी चीज़ें वो फिर से सुन रहे हैं, पहाड़ों के झरने से बहता हुआ पानी आ रहा है, इस ज़मीन की गूंजती हुई कलकल, ये सारी आवाज़ वो फिर से सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना, मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं, नेचर में आके खड़े हैं टिंटन एबे में और सब कुछ देख रहे हैं, और वो सब कुछ फिर से सुन रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, ठीक है, डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, मैं इन सीधी और ऊंची चट्टानों को देख रहा हूँ। विच आई वाइल्ड सेक्लूडेड सीन्स इम्प्रेस, जो इस जंगली और एकांत दृश्य पर थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, क्या कह रहे हैं कि जो इन जंगली और एकांत दृश्य पर और भी गहरे एकांत का एहसास कराती है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द की, और इस धरती के नज़ारे को आसमान की शांति से जोड़ती है। अब ये नेचर में खड़े हैं और बता क्या रहे हैं कि ये सब सुनने के बाद अब कभी देख रहे हैं, जो पोएट हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी नज़रें ना ऊंची चट्टानों पर पड़ती है। ये जगह पहले से ही सेक्लूडेड है, यानी कि एकांत है, पहले से ही वो अकेला चट्टान खड़ा है, लेकिन ये जो विशाल चट्टानें हैं उस अकेलेपन के एहसास को और भी गहरा बना देती है। ये इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लगता है मानो ज़मीन को शांत आसमान से मिला रही हो। ये सीन ना नेचर की भव्यता को दिखाया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें वो खड़े होकर, अब उनकी नज़र किस पे पड़ती है, एक लॉफ्टी क्लिप्स पर पड़ती है, एक ऊंची चट्टानों पर पड़ती है। अब वो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो चट्टानें हैं वो अकेले खड़े हैं, 5 साल के पहले भी आया था, अभी भी वो ऐसे ही हैं। ये जो विशाल चट्टानें हैं ये उस अकेलेपन का एहसास को और गहरा बना दे रही हैं, यानी कि उस चट्टानों के बारे में ये बता रहे हैं। अब जहाँ जहाँ उनकी नज़र पड़ेगी ये सब के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, दोबारा से आए हैं ये सब के बारे में बताएंगे, और ये कंपैरिजन करेंगे 5 साल पहले और 5 साल के बाद आए तो उनको क्या क्या चीज़ें फील हो रही हैं, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पास्ट में भी जाएंगे, फिर प्रेजेंट में भी आएंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आते हैं, द डे इज़ कम व्हेन आई अगेन रिपोज हेयर अंडर दिस डार्क सिकामोर एंड व्यू। तो सिकामोर ये याद रखना है, जो सिकामोर है ना, इसको कहते हैं शायद ये गूलर का पेड़ होता है, आई थिंक गूलर का पेड़ होता है। तो कह रहे द डे इज़ कम, वो दिन आ गया, व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं फिर से आराम कर रहा हूँ, हियर अंडर दिस डार्क सिकामोर, इस गहरे रंग मतलब गूलर के पेड़ के नीचे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं वो दिन आ गया जब मैं फिर से व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं फिर से आराम कर रहा हूँ, हियर अंडर दिस डार्क सिकामोर, और इस गहरे रंग के गूलर के पेड़ के नीचे, इस गहरे रंग के सिकामोर के पेड़ के नीचे, एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दीज ऑर्चर्ड टफ्स, और मैं क्या देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि इन झोपड़ियों के आसपास की ज़मीन को, ठीक है, इन झोपड़ियों के आसपास की ज़मीन को, और मैं देख रहा हूँ कि इन झोपड़ियों के आसपास की ज़मीन को, जो इन फलों के बगीचों के झुरमुटों को मैं देख रहा हूँ। अब ये क्या कहते हैं कि वो दिन आ गया। अब ये ना एक क्या करते हैं, पहले तो नेचर को खड़े होकर देखते हैं, जैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक पेड़ रहता है सिकामोर, ये गूलर का पेड़ आई थिंक होता है, और सिकामोर पेड़ के नीचे ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, और बैठ जाते हैं। अब ये फिर से नेचर को देखते हैं, जैसे हम कहीं किसी पेड़ के नीचे, नेचर के नीचे बैठ जाएँ, कहीं नेचर में गए हैं घूमने उमने, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। अब पेड़ के नीचे ये बैठ गए हैं, उसके बाद जो जो हमारे सामने आ रही है, हमारी नज़रों के सामने जो जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में ये बताने लग गए हैं। तो जब ये पेड़ के नीचे बैठ गए हैं तो देख क्या रहे हैं, ठीक है, देख क्या रहे हैं कि दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दीज ऑर्चर्ड टफ,
देख ये रहे हैं कि इन झोपड़ियों के आसपास की ज़मीन को, कोई कॉटेज वो देख रहे हैं, झोपड़ी को देख रहे हैं और झोपड़ी के आसपास जो ज़मीन है, एंड दीज ऑर्चर्ड टफ्स, और फलों की बागीचों की झुरमुट को ये देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझा रहे हैं, ठीक है, कह क्या रहे हैं पोएट जो हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो अब शारीरिक रूप से उस जगह का आनंद ले रहे हैं। फिजिकली वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं और अपने चारों ओर के नज़ारे को देख रहे हैं। उन्हें छोटे छोटे बागीचे और फलों के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जो इंसानी बस्तियों के नज़दीक होने का संकेत दे रहे हैं। यानी कि इंसानी बस्तियां भी वहाँ पे हैं और उसके पास पास छोटे छोटे पेड़ भी हैं, फलों के बागीचे भी उनको दिखाई दे रहे हैं। मतलब बैठ के वो देख रहे हैं नेचर को। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, विच एट दिस सेशन विद दियर अनराइप फ्रूट्स। आगे ये कह रहे हैं कि विच एट दिस सेशन विद दियर अनराइप फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रुप्स एंड कॉप्सेस वंस अगेन आई सी। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि विच एट दिस सेशन, मतलब जो इस मौसम में, अब यहाँ से जोड़ के रखिएगा, वो देख क्या रहे हैं, वो ना कुछ कॉटेज देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, कुछ फलों के पेड़ देख रहे हैं, छोटे छोटे बागीचे देख रहे हैं, फलों के पेड़ उनको दिखाई दे रहे हैं। अब ये उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि विच एट दिस सेशन, इस मौसम में, विद दियर अनराइप फ्रूट्स, अपने कच्चे फलों के साथ, आर क्लैड इन वंस ग्रीन ह्यू, एक ही रंग में लिपटे हुए हैं, एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, और पेड़ों और झाड़ियों की झुरमुट में खोए हुए से लगते हैं। वंस अगेन आई सी, एक बार फिर मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। यानी कि वो उसी जो छोटे छोटे बागीचे हैं, बैठे हैं और झोपड़ियों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बागीचे फलों के पेड़ों को वो देख रहे हैं। तो कह रहे हैं, कभी यहाँ पे पोइट्स यहाँ बता रहे हैं कि ये गर्मियों का मौसम है और फल अभी कच्चे हैं। जो पेड़ों पे वो फल देख रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और फल अभी कच्चे हैं। इस वजह से पत्तियाँ और फलों का रंग जो है ना एक जैसा है, यानी कि सभी एक जैसे हैं, यानी कि हरे हैं। बागीचे, खेत और जंगल सब कुछ एक ही रंग में रंगे हैं, यानी कि सब कुछ हरे हरे हैं, क्योंकि गर्मियों में, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, जिससे वो एक दूसरे से ऐसा लगता है, सब कुछ हरे हरे हैं, जिससे लगता है कि एक दूसरे से वो लोग मिले हुए हैं या खोए हुए लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हम खेतों में देखते हैं, पूरा एक लाइन से हम अगर देखेंगे पूरा खेत रहेंगे तो सब कुछ क्या होगा, पूरा हरा हरा, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक में डूबा हुआ है, एक में खोए हुए हैं। अब आगे क्या देख रहे हैं, बैठे बैठे वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं, These has rose, hardly has rose, little lines of spotted would run wild। आगे क्या करें, इन बाड़ों को, these has rose, इन बाड़ों को, hardly has rose, जो शायद बाड़े भी नहीं है, little lines of spotted would run wild, बल्कि जंगली लकड़ियों की छोटी छोटी चंचल कतारें हैं। These pastoral farms green to the very door and wreath of smoke, जो अपनी मर्जी से उगाए हैं। आगे कह रहे हैं, दीज पास्टरल फार्म्स, मैं इन ग्रामीण खेतों को देख रहा हूँ, ग्रीन टू वेरी डोर, जो दरवाजे तक हरे भरे हैं, एंड रेथ ऑफ स्मोक, और धुएं के छल्ले को। अब ये क्या देख रहे हैं बैठे बैठे, अब क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे हेज रो की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। हेज रो मतलब जो खेतों, मतलब जैसे खेत नहीं होता है, खेतों के साइड में किनारे किनारे पर झाड़ियाँ जो अपने आप ही उग जाती हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है, जो खेतों के किनारे, अरे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं समझा, लेकिन जो खेतों के किनारे जो झाड़ियाँ अपने आप उगी रहती हैं, खूब बड़ी बड़ी रहती हैं, उसी को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दीज हेज रो, यानी कि खेतों की सीमा पर उगाई जाने वाली जो झाड़ियों की कतारें होती हैं, उन्हें कह रहे हैं। तो पोएट कह रहे हैं, लेकिन पोएट कहते हैं कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई सीधी सपाट बाड़े नहीं है। मतलब हार्डली एक इंसान बनाता है, एक फेंस बनाता है ना, जैसे आपका खेत रहता है तो खेतों में कोई जानवर ना आ जाए तो इंसान वहाँ पे फेंस लगा देता है ना, एक इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं, ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये झाड़ियाँ खुद की उगी हुई हैं, मतलब खुद उगी हुई हैं, बल्कि ये स्पॉटिव है, जंगली हैं। ये जो झाड़ियाँ कैसी हैं, जंगली हैं। दिस पास्टरल फार्म, जैसे नेचर ने खुद ही अपनी मर्जी से उसे उगा दिया हो, और खेत इतने हरे भरे हैं कि हरियाली जो हरियाली है वो घर के दरवाज़ों तक पहुंच रही है। मतलब वो देख रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, उनको कोई खेत नज़र आ रहा है और खेत के किनारे पर उनकी झाड़ियाँ जो अपने आप उगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो झाड़ियाँ इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये खुद उगी हुई हैं, बल्कि ये स्पॉटिव एंड वुड रन वाइल्ड है, यानी कि ये कैसी हैं, चंचल और जंगली, यानी कि कहते हैं ना जंगली, जो अपने आप उग जाती हैं। अब मानो ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद अपनी मर्जी से उन्हें उगाया है, और खेत मुझे इतने हरे भरे लग रहे हैं जैसे हरियाली घरों के दरवाजे तक पहुँच रही हो। अब आगे क्या बोलते हैं, ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स
और ऑफ सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेंट अप इन साइलेंस, यानी कि जो पेड़ों के बीच में शांति से ऊपर उठ रहा है, फ्रॉम अमंग द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों के बीच में शांति से ऊपर उठ रहा है, विथ सम अनसर्टेन नोटिस, जो किसी अनसर्टेन नोटिस की तरह, एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, शायद इन जंगलों में रहने वाले किसी बेघर बंजारे की हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वैग्रेंट ड्वेलर्स मतलब होता है बंजारा, बेघर बंजारा, या फिर कह रहे हैं आर सम ऑफ हर्मिट्स केव, या किसी साधु की गुफा के, वेयर बाय हिज फायर हर्मिट सिट्स अलोन, जहाँ वह अपनी आग के पास अकेला बैठा हो। अब इनकी नज़र किस पे पड़ती है? ये जो स्टेंजा है ना, ये जो स्टेंजा है सबसे ना मिस्टीरियस पार्ट है, स्टेंजा का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है। यहाँ पे जो पोएट है ना वो पेड़ों के बीच से धुआं उठते देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं पेड़ों के, अब वो क्या देख रहे हैं कि पेड़ों के बीच में धुआं उठ रहा है। अब उनकी नज़र ना धुएं पे पड़ गई, अब उसके बारे में बताने लग गए। तो जब इनकी नज़र ना धुएं पे पड़ गई कि पेड़ों के बीच से एक धुआं उठ रहा है, लेकिन उन्हें पक्का पता नहीं है ये धुआं कहाँ से आ रहा है। वो अब यहाँ पे ना वो क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, पॉसिबल मतलब ये कर रहे हैं कि शायद वो मतलब वो कहते हैं अंदाज़ा लगा रहे हैं। अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं? या तो ये धुआं किसी बेघर व्यक्ति का हो जो जंगल में रह रहा हो, या तो ये धुआं किसका हो, किसी हर्मिट का केव, यानी कि क्या कह रहे हैं, या तो ये धुआं किसी बेघर व्यक्ति का हो जो जंगल में रह रहा हो, या किसी तपस्वी साधु का हो जो अपनी गुफा में अकेला आग जलाकर बैठा हो। तो दोनों ही कल्पनाएं वो कर रहे हैं, दोनों ही कल्पनाएं समाज से दूर एकांत जीवन का प्रतीक है। ये दिखा रहा है कि ये जो विशाल नेचर है इसमें इंसानी मौजूदगी कितनी छोटी और छिपी हुई रहस्यमय है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनको ना पेड़ों के बीच में एक धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। वो धुआं देख के कह रहे हैं शायद मुझे पक्का पता नहीं है धुआं कहाँ से आ रहा है, हो सकता है ये धुआं किसी बेघर व्यक्ति का हो जो जंगल में रह रहा हो, या तो ये किसी साधु का हो जो अपनी गुफा में अकेला आग जलाकर बैठा हो। तो दोनों ही उनकी कल्पनाएँ बहुत समाज से दूर हैं। मतलब अगर ये किसी का धुआं आ रहा है तो नेचर ये विशाल है, इतना विशाल नेचर है कि यहाँ पे मानो यानी कि इंसानी मौजूदगी, इंसान का प्रेजेंस होना कितना छोटा लग रहा है, कितना छिपा हुआ, कितना रहस्यमय लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेंजा 2 में। 5 स्टेंजा है, सब कुछ समझ के चलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, सीधे सीधे लाइनें भी पूछ ली जाती हैं टिंटन एबे की, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेंजा में आ गए हैं। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स। बस इतना दिमाग में एक चीज़ रखना है कि वर्ड्सवर्थ हमारे हैं, ठीक है, और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, टिंटन एबे गए हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ का नाम सिकामोर ट्री के नीचे बैठे हैं, और ट्री के नीचे बैठ के वो पूरा नेचर को देख रहे हैं। जो जो उनके सामने जहाँ जहाँ उनकी नज़रें जा रही हैं वो सबको डिफ़ाइन करें, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो खेत हो, किसी को भी देख रहे हैं तो वो सब उसी के बारे में वो डिफ़ाइन करने लग जा रहे हैं। अभी तक वो डिफ़ाइन ही कर रहे हैं, ये चीज़ें देखना है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब ये क्या कर रहे हैं आगे, ये क्या कह रहे हैं, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, यानी कि ये खूबसूरत नज़ारे थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, इतने लंबे समय तक दूर रहने पर भी, हैव नॉट बीन टू मी, मेरे लिए वैसे ही थे, एज इज़ अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैंस आई, जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए कोई नज़ारा होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि पोएट यहाँ कह रहे हैं कि भले ही वो 5 सालों से इस जगह से दूर थे, लेकिन इसकी यादें उनके मन से कभी नहीं मिटी। 5 साल से वो टिंटन एबे से दूर भले थे, लेकिन इसकी यादें जो थी टिंटन एबे की, 5 साल पहले जो यादें ये लेके गए थे वो उनके मन में थी, कभी मिटी नहीं। और वो इस याद की तुलना किससे कर रहे हैं, एक ब्लाइंड मैन से कर रहे हैं, यानी कि एक अंधा व्यक्ति के लिए एक दृश्य कर रहे हैं। ये कहने के लिए ये याद उनके लिए व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, बेमतलब नहीं थी। जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए कोई दृश्य अस्तित्वहीन होता है, वैसे ही नज़ारे उनके लिए कैसे हैं, अस्तित्वहीन नहीं थे, बल्कि हमेशा जीवित रहे। अब ये किससे अपनी ब्लाइंड मतलब एक ब्लाइंड पर्सन से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये यादें मेरे दिल में कैसे थीं, जैसे कि एक अंधे व्यक्ति के लिए रहती है कोई भी चीज़। एक अंधे व्यक्ति के लिए कोई सीन कैसा रहेगा, ठीक है, अस्तित्वहीन रहता है। वैसे ही ये टिंटन एबे की जो यादें हैं ना, वैसे ही मेरे मन में हमेशा अस्तित्वहीन रही है, बल्कि हमेशा जीवित रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, इस लाइन में ये बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन, लेकिन बल्कि अक्सर अकेले कमरों में और शहर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, यहाँ तक ले लेते हैं। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। बट ऑफ्ट मतलब बल्कि अक्सर,
लोनली रूम्स, अकेले कमरों में, एडमिट द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, और शहर के शोर शराबों के बीच जब भी मैं थका होता था, ठीक है, जब भी मैं आई हैव ओप टू देम इन आवर्स ऑफ वियरीनेस, जब भी मैं थका होता था तो मैं क्या करता था, सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड आई फेल्ट अलोंग द हार्ट, तो मैं इन नज़ारों का आभारी हूँ। आई हैव वोट टू देम, जब भी मैं थका होता था तो मैं इन नज़ारों का आभारी हूँ और एक मीठे एहसास के लिए जिसे मैंने अपने खून में और अपने दिल की धड़कनों में महसूस किया है। अब यहाँ पे ये लाइन समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ। अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जब वो शहर में होते थे, यानी कि टिंटन एबे से दूर अपने किसी शहर में होते थे, तो अकेलेपन में अगर रहते थे या भीड़ में होते थे या शोर शराबों में होते थे, और जब ज़िंदगी की थकान उन्हें घेर लेती थी, तब नेचर की यही यादें उन्हें क्या देती थी, सुकून देती थी। और ये सुकून सिर्फ दिमागी नहीं था बल्कि एक शारीरिक एहसास था, एक सेंसेशन स्वीट था, ठीक है, जिसे वो अपने पूरे शरीर में, अपने खून और दिल में महसूस करते थे। ये यादें उनको समझ में आया ना, कि जब वो शहर के शोर शराबों के बीच में होते थे या ज़िंदगी उनको बहुत थकान से घेर लेते थे, तब वो टिंटन एबे को याद करते थे, यानी कि इस नेचर को याद करते थे। और जब वो नेचर को याद करते थे तो उन्हें सुकून मिलता था, और ये सुकून उनका कहाँ का था, दिमागी नहीं देता था, उनके शारीरिक एहसास, यानी कि उनके रग रग में बसा रहता था, उनके खून और दिल में महसूस वो करते थे। अब सोचो, ये टिंटन एबे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा नेचर को किस नज़र से ये देखते थे। अब खुद ही देख सकते हो जब टिंटन एबे पढ़ोगे आप पूरा। अब आगे क्या कह रहे हैं, अभी वो बैठे हैं सिकमोर पेड़ के नीचे और सब कुछ ये बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, अभी तो सबको डिफाइन कर रहे थे, अब ये सोच रहे हैं। एंड आगे क्या कह रहे हैं, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। आगे क्या कह रहे हैं, और ये एहसास, एंड पासिंग इवन टू माय प्योरर माइंड, और ये एहसास मेरे शुद्ध मन में प्रवेश करके उसे एक शांत और नई ऊर्जा देता है, ठीक है। फीलिंग टू एन अनरिमेंबर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट अ ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ। आगे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, मतलब और ये जो एहसास है मेरे शुद्ध मन में प्रवेश करके विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन उसे एक शांत और नई ऊर्जा देता है। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, ठीक है, यह मुझे ऐसी खुशियों का एहसास भी कराता है, सच परहैप्स एज आई हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, यानी कि ये मुझे ऐसी खुशियों का एहसास भी कराता है जिन्हें मैं याद भी नहीं रख पाता, ठीक है, ऐसी खुशियाँ, सच परहैप्स एज आई हैव स्लाइट टू ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बिग पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ, यानी कि ऐसी खुशियाँ जिनका शायद एक अच्छा प्रभाव पड़ता हो, ठीक है, किसी भी अच्छे इंसान के जीवन का सबसे अच्छा हिस्से पर। हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव, यानी उसकी दया और प्रेम के छोटे छोटे अनजाने और गुमनाम कामों पर। अब इसको समझते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, नेचर के बारे में ये सब बातें बोल रहे हैं। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि मेरे खून में बस गया, मेरे खून और दिल में नेचर की जो यादें हैं वो बस गई हैं। तो आगे कहते हैं पोएट यहाँ पे कि नेचर की जो यादें हैं, नेचर की जो याद है वो क्या कर रहे हैं, पहले गिफ्ट का वर्णन कर रहे हैं, यानी कि नेचर अगर वो नेचर को याद करते हैं ना, तो नेचर उन्हें ना, ये समझ लो कि तोहफा दे रहा है, वो पहला तोहफा है। क्या कहते हैं कि ये याद न केवल उनके शरीर को आराम देती है बल्कि उनके मन को भी क्या करती है, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, यानी कि मन को भी शांति देती है। ये जो यादें उनके दिल में बसा हुआ है, खून में बसा हुआ है, ठीक है, ये एक नेचर की तरफ से उपहार है मेरे लिए, और ये न केवल मेरे शरीर को आराम देती है बल्कि मेरे मन को भी शांति देती है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और इससे भी बढ़कर वो बात क्या कहते हैं, ये उनके अंदर तक एक अनजाना सुख भी भर देती है, अनरिमेंबर्ड प्लेजर, एक अनजाना सुख भी भर देती है जब मैं नेचर को याद करता हूँ, जो उन्हें बेहतर इंसान बनाती है। जब नेचर को वो याद करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। आगे पोएट क्या कहते हैं, पोएट का मानना है कि नेचर की ये याद उन्हें अनजाने में क्या देती है, दया और प्रेम के छोटे छोटे काम करने के लिए भी प्रेरित करती है, जिनके बारे में शायद उन्हें खुद भी याद नहीं रहता है। मतलब नेचर किस हद तक उनको बदल देती है, ये नेचर की याद, समझ में आया ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं नेचर मेरे खून में, मेरे रग में, मेरे दिल में बस गया है। आगे कहते हैं बसने के बाद नेचर की याद मुझे क्या क्या देती है, क्या क्या चेंजेस मेरे अंदर लाती है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, नॉर लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव वोड। अब ये क्या कह रहे हैं, नॉर लेस आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है, टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट,
और मुझे विश्वास है कि मैं इन यादों का एक और तोहफे के लिए भी आभारी हूँ। यानी कि 5 साल पहले मैं जब आया था तो नेचर ने मुझे एक तोहफ़ा दिया था भाई। मैं जाके शहर में नेचर को बहुत याद किया और नेचर की याद ने मुझे क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस लेके आए। अब मैं एक और तोहफे के लिए आभारी हूँ। मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे एक और तोहफे के लिए आभारी हूँ। क्या कहते हैं, ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, यानी कि और जो भी दिव्य, यानी कि सबलाइम मीन्स दिव्य, वो सौभाग्यशाली मनोदशा यानी कि ब्लेस्ड मूड है। और मतलब और जो और भी सबलाइम है, यानी कि मैं दोबारा एक और तोहफे के लिए आभारी हूँ जो और भी सबलाइम है और भी ब्लेस्ड मूड है। ठीक है, आगे कहते हैं इन विच द ब्रदन ऑफ द मिस्ट्री, जिनमें जीवन के रहस्यों का बोझ, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट, और इसे पूरी ना समझ आने वाली दुनिया का भारी और थका देने वाला वजन हल्का हो जाता है। अब इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, अभी तो इन्होंने बताया कि नेचर की याद ने उन्हें किस हद तक उन्होंने चेंज कर दिया है। फिर कह रहे हैं अब यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है ना, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ नेचर की याद के दूसरे और ज़्यादा गहरे तोहफे की बात कर रहे हैं। यानी कि अब नेचर से उनको दूसरा तोहफा चाहिए। ये तोहफा कैसा है, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें दुनिया की मुश्किलें, परेशानियाँ और बड़े बड़े सवाल जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता हमें बोझ नहीं लगते हैं। नेचर की याद हमें एक ऐसी शांतिपूर्ण मनोदशा में ले जाती है, यानी कि एक ब्लेस्ड मूड में ले जाती है जहाँ दुनिया का सारा वजन हल्का महसूस होने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेचर से दूसरे तोहफे की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं कि जब दुनिया की मुश्किलें या परेशानियाँ या ऐसे बड़े बड़े सवाल जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, तो हमें कैसे लगने लग जाते हैं, बोझ। और जब हम नेचर को याद करते हैं तो नेचर हमें एक शांतिपूर्ण यानी कि एक ब्लेस्ड मूड में ले जाती है। जब हम नेचर को याद करते हैं जहाँ दुनिया का सारा ये जो बोझ है, जो वजन है, वो कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं। अब आगे हैं, बैठ के भी वो सिकामोर पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं ये, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड इज लाइटेंड। आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये इसी में आ गया था, वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड इनलाइटेंड, यानी कि सारा वजन जो है वो हल्का महसूस होने लग जाता है। यहीं पे आ गया, यहाँ तक आ गया था, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। चलिए आगे देखेंगे, आगे पैराग्राफ में ये क्या कह रहे हैं, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड। अब यहाँ पे ये इन्होंने ब्लेस्ड मूड की बात किया है ना, कि नेचर की याद हमें क्या देती है, नेचर की याद हमें ब्लेस्ड मूड देती है, एक शांतिपूर्ण मनोदशा में ले जाती है जहाँ दुनिया का सारा वजन कैसा हो जाता है, हल्का महसूस होने लग जाता है। अब ये जिस भी ब्लेस्ड मूड की ये बात कर रहे हैं, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, मतलब वो शांत और ब्लेस्ड मूड यानी कि सौभाग्यशाली मनोदशा, इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, जिससे हमारी भावनाएं हमें धीरे धीरे आगे ले जाती हैं, अनटिल द ब्रेथ ऑफ हिज कॉर्पोरल फ्रेम, और जब तक कि हमारे इस शारीरिक ढांचे की सांस और हमारे खून की गति लगभग रुक सी नहीं जाती है। इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, हमारी खून की जो गति है वो लगभग रुक सी नहीं जाती है। एंड ऑलमोस्ट सस्पेंड वी आर लेड एज स्लीप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सस्पेंड वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। आगे क्या कहते हैं कि हमारा शरीर सो जाता है और हम एक जीती जागती आत्मा बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से इतनी दूर तक। ठीक है, हमारा शरीर सो जाता है और हम जीती जागती आत्मा बन जाते हैं। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं पोएट ना उस दिव्य अवस्था तक पहुंचने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि अगर आप नेचर को आप नज़रों से देखते हो, ठीक है, वो आपको दृश्य दिखता नज़र का, लेकिन एक अंदर से देखना, अगर आप उस दिव्य अवस्था में पहुंच गए हो, उस सबलाइम स्टेज पर पहुंच गए हो, उस सबलाइम स्टेज से आप नेचर को देख रहे हो, तब पोएट यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ना उस सबलाइम स्टेज तक पहुँचने की एक प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, बता रहे हैं कि ये एक ध्यान है, एक मेडिटेशन वाली अवस्था है, दैट सीरीन ब्लेस्ड मूड, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये एक ध्यान है, एक मेडिटेशन वाली अवस्था है नेचर को देखने का। इससे हमारी जो भावनाएं हैं ना, हमें खुद रास्ता दिखाती है, हमारे इमोशंस जो हैं वो खुद हमें रास्ता दिखाती है। जब हम उसको नेचर को ना एकदम सबलाइम वाली अवस्था से देखते हैं और हम धीरे धीरे अपने शरीर
के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हमारी जो सांसें हैं और हमारी जो दिल की धड़कन है वो इतनी धीमी हो जाती है, कि मानो शरीर सो गया हो। और इस अवस्था में हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं रह जाते हैं, बल्कि एक जीवित आत्मा बन जाते हैं और जो शारीरिक सीमाओं से परे हैं। यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस सबलाइम अवस्था की बात कर रहे हैं, उस सबलाइम स्टेज की। जब आप सबलाइम स्टेज की अवस्था में नेचर को देखते हो ना, तो ये सारी चेंजेस आपके बॉडी में आती हैं। समझ में आया ना? वर्ड्सवर्थ ना सबलाइम स्टेज पे पहुंच गए हैं। वो सिर्फ आंखों से नेचर को नहीं देख रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, नेचर को कितना अच्छा नेचर है, कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी नदी है, हम लोग ये देखते हैं कि चलो नेचर में चलते हैं, ये देखेंगे सीन्स कितने अच्छे सीन्स हैं। तो ये हमारा नज़र हो गया आंखों का। लेकिन एक होता है अंदर दिल की गहराइयों से देखना, मीन्स एक डिवाइन स्टेज से देखना। जब आप डिवाइन स्टेज से नेचर को देखते हो ना, तब आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या होते हैं आपके साथ, यानी कि अब आपकी इमोशंस ही आपको रास्ता दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं, वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। ये बैठे हैं सिकमोर पेड़ के पास और सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या देखा सब कुछ बताया। अब वो कुछ आध्यात्मिक बातें करने लगे हैं नेचर के बारे में कि मैं अब नेचर को कैसे देखता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इस वाली लाइन में कह रहे हैं, वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर। और उस अवस्था में जब हमारी आँखें, यानी कि हमारी आंखें मीन्स हमारे दृष्टिकोण हारमोनी की शक्ति और आनंद की गहराई शक्ति से शांत हो जाती है। ऑफ हारमोनी मतलब क्या होता है, सामंजस्य। एंड डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। तो क्या हो जाती है, जो हारमोनी की शक्ति यानी कि सामंजस्य की शक्ति और आनंद की गहरी शक्ति से शांत हो जाती है, तब हम चीज़ों के जीवन के सार को देख पाते हैं। अभी ये इसी अवस्था की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो डिवाइन अवस्था से अगर आप नेचर को देखते हो, इस अवस्था में हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, आंखें मीन्स हमारा दृष्टिकोण, जो मैंने अभी बताया, हमारा जो दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, वो हारमोनी की शक्ति यानी कि सामंजस्य शक्ति और आनंद की गहरी शक्ति से शांत हो जाती है। तब हम चीज़ों के जीवन के सार को देख पाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ना उस दिव्य अनुभव का शिखर कर रहे हैं। मैंने भी बताया वो जो सबलाइम अवस्था है, यानी कि जब आप सबलाइम अवस्था से नेचर को देखते हो तो आपके शरीर जो हो जाता है वो शांत हो जाता है और आपकी आत्मा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, जाग जाती है। तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है। ये दृष्टि यानी कि ये जो नज़र है, ये जो दृष्टिकोण है, ये दुनिया को समान आंखों से नहीं बल्कि शांति, खुशी और नेचर के साथ गहरे जुड़ाव से देखती है। यानी कि सिर्फ हम आंखों से ही नहीं देख पाएंगे समान आंखों से, बल्कि शांति, जो हमारे अंदर शांति है, खुशी है, नेचर के साथ जो गहरे जुड़ाव, उस नज़र से हम फिर देखेंगे नेचर को। और इस दृष्टिकोण से हम चीज़ों को और नेचर को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे जीवन के गहरे सत्य और सार को समझ पाते हैं। समझ में आया ना ये लाइन? यानी कि जब हम आंखों से देखते हैं नेचर को तो सिर्फ हम उसके सीन्स को, उसकी खूबसूरती को देख पाएंगे। लेकिन अगर हम इस अवस्था में हो गए हैं, सबलाइम स्टेज पे पहुंच गए हैं और उस अवस्था में अपने नेचर को देख रहे हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है नेचर का देखने का ना, वो सिर्फ हम चीज़ों को, नेचर की वस्तुओं या नेचर की चीज़ों को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखेंगे बल्कि उसके अंदर जो छिपे जीवन है नेचर के अंदर, गहरे सत्य सार को समझ पाते हैं, जो वर्ड्सवर्थ इस समय समझ रहे हैं। समझ में आया? वर्ड्सवर्थ के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं। स्टैंजा थर्ड में हम आ जाएंगे। स्टैंडर्ड थर्ड में क्या कह रहे हैं कि इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ इट ओ हाउ ऑफ्ट। अब ये इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं नेचर के बारे में कि अगर आपको डिवाइन स्टेज आया जाएगा तो आप डिवाइन स्टेज में नेचर को देखोगे तो आपके साथ ही ये चीज़ें होंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, अगर ये सब यानी कि जो मैंने पिछले स्टैंजा में कहा सिर्फ एक झूठ विश्वास है, एक झूठा विश्वास है, झूठा विश्वास ही हो, एट ओ हाउ ऑफ्ट, फिर भी हो, इन डार्कनेस एंड एमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट। फिर कहते हैं कितनी बार अंधेरे में और खुशी से रहित दिन के उजाले में कई रूपों के बीच, व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर अनप्रॉफिटेबल एंड द फेवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, जब दुनिया के व्यर्थ की बेचैन करने वाली हलचल और इसका बुखार मेरे दिल की धड़कनों पर बोझ बन गया हो। यहाँ पे इस लाइन में कभी जो पोएट हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, इतनी सारी बातें हमें बताया उन्होंने कि हमें नेचर को कैसा देखना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, डिवाइन स्टेज है तो ऐसा, आप ऐसे देखते हो। अब यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट के लिए वो डाउट करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर जो मैंने पिछले स्टैंजा में कहा सिर्फ हो सकता है ये एक झूठा विश्वास हो, कोई बात नहीं, ये झूठा विश्वास ही सही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं।
अब हमारे सामने कितना भी तर्क ला के रख दोगे, मतलब जो पर्सन गॉड को बहुत मानता हो, अंधविश्वास रखता हो, उसके सामने कितना भी तर्क रख दो, कितना भी लॉजिकल बात करो, वो उस चीज़ तर्क को नहीं मानेगा। वो सिर्फ बस बोलेगा हाँ मैं मानता हूँ, गॉड को मानता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का भी वही हाल है। कह रहे हैं जो मैं विश्वास अभी दिखा रहा हूँ नेचर के प्रति, जो भी मैंने स्टैंजा में कहा, पिछले स्टैंजा में, शायद ये हो सकता है झूठा विश्वास हो। कोई बात नहीं, झूठा विश्वास ही सही, ठीक है, कोई बात नहीं है, झूठा विश्वास नहीं। तो पोएट यहाँ पे 1 मिनट के लिए ना संदेह करते हैं। वो कहते हैं मान लो कि नेचर की याद से मिलने वाले जो तोहफे हैं, मेरी बात सिर्फ एक खोखली हो या झूठी विश्वास हो कि नेचर से मिल रहा है तोहफा, हो सकता है झूठा विश्वास हो। लेकिन फिर वो कहते हैं भले ही ये झूठ हो, फिर भी इसने मेरी मदद की है। किसने? नेचर ने। भले ही ये झूठ हो, जैसे हम बोलते हैं भले ही झूठ हो, भले कितना भी तर्क ला के रख दो, गॉड ने मेरी हर बार हेल्प की है। उसी तरह ये नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भले ही ये सब झूठ हो, फिर भी इसने मेरी मदद की है। मीन्स इसने क्या मदद की है? नेचर ने मेरी मदद की है। और कब की है? व्हेन द फ्रूटफुल स्टिर, जब वो शहर की ज़िंदगी से परेशान थे, अंधेरे में या ऐसे दिन के उजाले में जिसमें खुशी ही नहीं थी, जॉयलेस डिलाइट था, जब दुनिया की बेकार भागदौड़ और तनाव में वो थे, उनके दिल पर बोझ बनकर छाए थे, तब नेचर की याद ने मैंने नेचर को याद किया और नेचर की याद ने मुझे वो खुशी दी, मेरी मदद की। ये चीज़ें वो बोल रहे हैं। भले ये सब झूठा हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इसने यानी कि नेचर ने मेरी बहुत मदद की। कब मदद की इन्होंने बताया, ठीक है। अब आगे की लाइन क्या कहते हैं? हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी ओ सिल्वन वाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बच्चा। Thou wandered through the woods, how often has my spirit turned to thee। अब ये क्या कहते हैं कि how oft, कितनी बार, in spirit, अपनी आत्मा में, have I turned to thee, मैं तुम्हारी ओर मुड़ा हूँ। ओ सिल्वन वाई, हे जंगलों में बहने वाली वाई नदी। Thou wandered through the woods, तुम जो जंगलों में घूमती हो। how often has my spirit turned to thee, कितनी बार मेरी आत्मा तुम्हारी ओर मुड़ी है। अब यहाँ पे जो सिल्वन वाई है ना, सिल्वन वाई को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। ये आपका जो हो जाएगा ना, ये एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है? तो एपोस्ट्रॉफी, डायरेक्ट सिल्वन वाई को उन्होंने एड्रेस किया है। ये वर्ड्सवर्थ का सबसे कठिन मोमेंट है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो अपनी कल्पना और आत्मा में इस नदी को याद करते थे। जब वो शहर की ज़िंदगी में थे ना, तो अपनी कल्पना और अपनी आत्मा में इस सिल्वन वाई को याद करते थे। वो सीधे नदी को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं, मानो ये नदी कोई उनका जीवित दोस्त हो, कोई लिविंग फ्रेंड हो। सिल्वन का अर्थ मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो सिल्वन है, इसका मतलब हुआ कि जंगलों की, ठीक है। वो इस बात पे जोर देने के लिए अपनी बात दोहराते हैं कि कितनी ही बार इस नदी की याद ने उन्हें मुश्किल समय में सहारा दिया है, ठीक है। ये चीज़ है। अब वो सिल्वन वाई को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं कि ये सिल्वन वाई, तुम तो जंगलों के बीच में बह रही हो, लेकिन जब मैं शहर में था तो मैं तुम्हें याद करता था, ठीक है। मैं तुम्हें याद करता था, तुम मेरी कल्पना और आत्मा में थी, मैं याद हमेशा करता था। तो कितनी ही बार वो नदी की याद ने उन्हें मुश्किल समय में सहारा दिया है। यानी कि जब वो शहर में थे, मुश्किल समय में थे, तो नदी की याद ने उन्हें सहारा दिया है, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ पे सिल्वन वाई को एड्रेस करते हैं। अब हम 4th स्टैंजा में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा 4th स्टैंजा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अभी पास्ट की ही बारे में पूरा बात कर रहे हैं। बैठे तो हैं प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जब शहर में था तो मैं तुम लोग को कैसे याद करता था, नेचर को कैसे याद करते थे, बताते थे। स्टैंजा 4 में आ गए हैं। स्टैंजा 4 में अब ये थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं, यानी कि अब उनको लगता है कि मैं भी टिंटन एबे में हूँ, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि और अब, एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, मतलब आधे अधूरे बुझे हुए विचारों के चमक के साथ, विद मेनी रिकग्निशन डिमांड फेट, कई धुंधली और हल्की पहचानों के साथ, एंड सम वॉट ऑफ सैड परप्लेक्सिटी, यानी कि मेरे मन में, यानी कि कुछ हद तक एक उदास उलझन के साथ, सैड परप्लेक्सिटी मतलब उदास उलझन के साथ, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, यानी कि मेरे मन की तस्वीरें फिर से जी उठती हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रेजेंट में लौट आते हैं, यानी कि टिंटन एबे में वो बैठे थे, सिकमोर पेड़ के नीचे बैठे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने वो पास्ट में चले गए थे, पास्ट की यादों को सामने रख रहे थे, बता रहे थे कि कैसे तुमने, नेचर को कह रहे थे, कैसे तुमने मेरी मदद की है जब मैं शहर में होता था। पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन अब वो प्रेजेंट में आ गए हैं, यानी कि प्रेजेंट में आते हैं 5 साल बाद, जब वो उसी जगह पर फिर से खड़े हैं। जो उनकी यादें,
यानी कि उनके मन में थी, जो असलियत जो उनके आंखों के सामने आपस में मिल रही है, यानी कि जो यादें वो लेके गए थे 5 साल के बाद आए हैं वो यादें, और जो सामने टिंटन एबे है उनके आंखों के सामने, वो दोनों आपस में मिल रही है। इससे उनके विचार जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, यानी कि जो उनके विचार वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें एक उदास उलझन महसूस हो रही है। यानी कि पास्ट की जो यादें हैं और सामने टिंटन एबे है, दोनों मिक्स हो रहा है उनके मन में, और क्या हो रहा है, ये एक हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट हो जा रहा है, यानी कि उन्हें एक उदास भरी उलझन महसूस हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। समझ में आया ना? अब वो प्रेजेंट में लौट आ गए हैं, तो अब बता रहे हैं कि क्या क्या मैं बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नेचर में आ गया हूँ, दोबारा से मैं फिर उसी जगह पे हूँ जिसके बारे में मैं इतना बता रहा हूँ, उसी जगह पे। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो एकदम उदास हो गए हैं। अब आगे क्या कहते हैं, When here I stand, अब खड़े हो गए हैं, सिकमोर पेड़ के हट के खड़े हो गए हैं, अब फिर नेचर को फिर से देखने लगे खड़े होके। अब वो देखेंगे पहाड़ों को। क्या कह रहे हैं, While here I stand not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts। कह रहे हैं while here I stand, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, not only with the sense, तो मुझे ना केवल जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मोमेंट का सुख मिल रहा है, ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, यहाँ तक है कि वाइल हेयर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ना केवल प्रेजेंट प्लेजर का सुख मिल रहा है, बट द प्लेजिंग थॉट्स एंड दैट इन द मोमेंट देयर इज़ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। बल्कि आगे क्या कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ना केवल प्रेजेंट सुख मिल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट का सुख मिल रहा है, बल्कि ये जो सुखद विचार भी आ रहा है मेरे अंदर, जो प्लेजिंग थॉट्स आ रहे हैं इस पल में, दिस मोमेंट, यानी कि इस पल में आने वाले सालों के लिए भी जीवन और भोजन मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भोजन किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ एंड फूड की बात कर रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यानी कि खाना। ठीक है, तो इस लाइन में ये क्या कह रहे हैं, पोएट अब खड़े हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि कवि का यहाँ एहसास होता है, यानी कि पोएट को एहसास होता है कि ये जो अनुभव है सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये जो अनुभव मुझे मिल रहा है, मैं प्रेजेंट में यहाँ पे टिंटन एबे के पास हूँ, अब ये जो अनुभव है सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बल्कि ये जो पल है, यानी कि इस पल की यादों को मैं भविष्य के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पल है, आज मैं प्रेजेंट में हूँ टिंटन एबे में, अब ये जो यादें हैं ना, ये मेरे फ्यूचर में काम आएगी, मैं फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि जब फिर से मैं शहर की ज़िंदगी में लौटूँ तो उन्हें याद करके वो मुझे सहारा दे। ठीक है, ये यादें मुझे सहारा दें, ठीक वैसे ही जैसे पिछली यादों ने मुझे सहारा दिया था। ठीक है, समझ में आया ये लाइन? ओके, तो कभी को यहाँ पे फील हो रहा है वो ये अनुभव सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये जो टिंटन एबे में है वो अनुभव ये अभी के लिए नहीं सोच रहे कि अब मैं फ्यूचर के लिए यादों को क्या करूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि जब मैं फिर से शहर की ज़िंदगी में लौटूंगा तो ये यादें मुझे सहारा देगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली यादों ने दिया था। अब आगे की लाइन क्या कहते हैं, एंड सो आई डेयर टू होप दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक रो। अब यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है ना, अब यहाँ इस लाइन में किसकी बात कर रहे हैं, अपनी ना सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं। जैसे कि सेकेंड स्टेज कौन सी थी उनकी, जो उनका यूथ डेज में जब वो 5 साल पहले आए थे ना इस जगह पर, उसकी बात कर रहे हैं, जब वो पहली बार आए थे इस जगह पर, यहाँ पे इस लाइन में वो उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एंड सो आई डेयर टू होप, और इसलिए मैं आशा करने की हिम्मत करता हूँ, दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वॉज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक रो। और हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, दो चेंज, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं तब था, यानी कि जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच आया था, व्हेन आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच में आया था, तो क्या था, व्हेन लाइक अ रो, ठीक है, व्हेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, जब मैं पहली बार इस जगह पर आया था तो मैं एक हिरन के बच्चे की तरह, रो मिस क्या होता है, हिरन का बच्चा। ठीक है, ये याद रखना है, रो मिस क्या होता है, हिरन का बच्चा। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हिरन का बच्चा की तरह, यानी कि आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड ऑफ द डीप रिवर्स। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, व्हेन आई लाइक अ रो, मैं एक हिरन के बच्चे की तरह उछलता कूदता था। कहाँ पे उछलता कूदता था, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, बाय द साइड्स ऑफ डीप रिवर्स, गहरी नदियों और एकांत झरनों के किनारे मैं उछलता कूदता था, एंड द लवली स्ट्रीम्स वेयर एवर नेचर लेड, और जहाँ कहीं भी नेचर मुझे ले जाती थी। तो ये अपने यूथ डेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, अपने वर्ड्सवर्थ ना अपने पास्ट को याद करते हैं,
वो कहते हैं कि जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो वो कैसे थे, एक युवा लड़के थे, एक यूथ थे जो हिरन के बच्चे की तरह उनके अंदर क्या थी, ऊर्जा थी, जोश से भरे हुए थे, बिना सोचे समझे बस नेचर के पीछे पीछे भागते थे। यानी कि यहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है, एक हिरन के बच्चे की कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे एक हिरन का बच्चा होता है उछलता कूदता रहता है, वैसे मैं भी जब अपनी यूथ डेज में आया था यहाँ पे, पहली बार आया था, तो मेरे अंदर भी वही ऊर्जा वही जोश भरा हुआ था और मैं बिना सोचे समझे नेचर के पीछे बस भागता रहता, यानी कि पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब आगे कह रहे हैं मोर लाइक अ मैन, ठीक है, आगे की लाइनें हैं, मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स देन वन हु शॉट द थिंग ही लव्ड। आगे इस लाइन में कह रहे हैं कि मोर लाइक अ मैन, मैं तब उस इंसान की तरह ज़्यादा था, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, ठीक है, मैं तब उस इंसान की तरह ज़्यादा था जो किसी ऐसी चीज़ से भाग रहा हो, दैन वन हु सॉट बी थिंग ही लव, जो ऐसी चीज़ से भाग रहा हो जिससे वो डरता है, ना कि उसकी तरह था जो उस चीज़ को खोज रहा हो जिससे वो प्यार करता है। ये बहुत ही गहरा विचार यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने कहा है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उस समय नेचर के प्रति उनका प्रेम कैसा था, सचेत नहीं था, यानी कि जब वो यूथ डेज में आए थे टिंटन एबे में, नेचर को वो कैसे देखते थे, उनका प्रेम सचेत नहीं था, बस नेचर की सीन्स वगैरह देखते थे, बस वो एक अंधी दौड़ थी जहाँ शायद समाज या अपनी किसी बेचैनी से दूर भागने का तरीका था। ये नेचर को प्यार करने का नहीं बल्कि किसी चीज़ से बचने की उनकी गोद में जाते थे। अब इस लाइन में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, बहुत गहरी विचार है, जैसे कि अगर हम लोग अपने पे अप्लाई करें, जैसे हम लोग क्या होते हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो कहीं ऐसी जगह घूमने चलते हैं जहाँ एकदम सुकून हो। हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा उबाऊ हो गई है ज़िंदगी, बोर हो गई है ज़िंदगी, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं या ज़िंदगी से, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर एकदम सुकून हो, ऐसे नेचर में जाएं। नेचर की बात तो बहुत कम ही करते हैं, बस बोलेंगे जहाँ एकदम सुकून हो, जहाँ इंसान ना हो। तो वर्ड्सवर्थ भी वही बात यहाँ पे कह रहे हैं जब मैं यूथ डेज में आया था तो शायद मेरा नेचर से प्रेम इतना अच्छा नहीं था, मैं सचेत नहीं था, बस एक अंधी दौड़ थी। शायद हो सकता है मैं समाज से या किसी बेचैनी से दूर भागने का एक तरीका था, हो सकता है मैं समाज से थक गया था या कि कोई बेचैनी थी मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं टिंटन एबे आया था, नेचर में आया था। कह रहे हैं कि वो नेचर को प्यार करने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज़ से बचने के लिए उसकी गोद में आते थे। जैसे कि हम लोग ने अपने दुनिया की ज़िंदगी से थक जाते हैं तो भाग के जाते हैं कहीं घूमने, चलो अच्छी जगह घूमने चलते हैं, अच्छे अच्छे सीन्स लेते हैं, तो उसी तरह वर्ड्सवर्थ भी गए थे पहली टाइम, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे की लाइन में आते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं फॉर नेचर देन, क्योंकि तब नेचर द कोर्सर प्लेजर माई बॉय हिज डेज, क्योंकि तब नेचर मेरे लिए सब कुछ थी। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं तब क्या था। जब मैं पहली बार आया था नेचर में तो नेचर मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि नेचर मेरे लिए क्या थी। आगे कहते हैं एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाई टू मी वॉज ऑल इन वॉल, वही चीज़ पूरा मैंने बता दिया। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज द साउंडिंग कैटरेक्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉय हिज डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाई टू मी वॉज ऑल इन वॉल। कह रहे हैं क्योंकि तब नेचर मेरे लिए सब कुछ थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं तब क्या था। यानी कि द साउंडिंग कैटरेक्ट, आगे की बात करें, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। यानी कि साउंडिंग कैटरेक्ट मतलब क्या होता है, गरजता हुआ झरना एक जुनून की तरह मुझ पर छाया रहता था। द टॉल रॉक, जो ऊंची चट्टानें थीं, माउंटेन जो पहाड़ थे, एंड डीप एंड ग्लूमी वुड, और गहरे और उदास जंगल, दियर कलर्स एंड दियर फॉर्म्स, उनके रंग और उनके रूप, वेयर देन टू मी, तब मेरे लिए कैसे थे, एन एपेटाइट, एक भूख की तरह थे, अ फीलिंग एंड अ लव, यानी कि एक एहसास और एक प्यार, दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, जिसे किसी गहरे विचार से मिलने वाले आकर्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाई थॉट सप्लाइड, ना ही उसे आंखों से, आगे क्या कहते हैं, बाई थॉट सप्लाइड नॉट एनी इंटरेस्ट एंड बोरोड फ्रॉम द आई, ना ही उसे आंखों के देखे हुए से परे किसी और चीज़ की कोई दिलचस्पी थी। अभी इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कह क्या रहे हैं, अपने यूथ डेज की ही बात कर रहे हैं। युवा अवस्था में जब वो आए थे तो नेचर के साथ पोएट का रिश्ता पूरी तरह से शारीरिक और भावात्मक था। ठीक है, यानी कि इमोशनली वो जुड़े थे और फिजिकली जुड़े थे। जैसे हम सबको क्या होता है, हम लोग इमोशनली नेचर से, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नेचर पसंद है लेकिन वो इमोशनली जुड़े रहते हैं, फिजिकली जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो डिवाइन स्टेज आ गई है कि डिवाइन स्टेज की नज़र से वो देख रहे हैं नेचर को, ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ही कह रहे हैं जब मैं यूथ डेज में आया था नेचर, तो नेचर के साथ मेरा रिश्ता कैसा था, पूरी तरह से फिजिकल था, पूरी तरह से इमोशनल था, भावात्मक था। उन्हें जो झरने हैं, जो चट्टानें हैं, जो जंगलों से एक जुनून भरा लगाव था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया एक जुनून भरा लगाव था, यानी कि एक क्या था, एक एपिटाइट जैसा था, एक भूख जैसा था, एकदम सीधा और शक्तिशाली। उन्हें नेचर को समझने के लिए किसी सोच या दर्शन की ज़रूरत नहीं थी। तब जो कुछ आंखें देखती थी बस वही उनके लिए सब कुछ था। जैसे कि आज हम लोग नेचर को बस सीन्स देखते हैं, नेचर की सीन कैप्चर कर लेते हैं आँखों में या मोबाइल में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तब मैं यूथ डेज में नेचर मेरे लिए क्या था उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अभी प्रेजेंट में आ गए हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में नहीं आए हैं, अभी वो बात कर रहे हैं, अभी ये यूथ डेज की ही बात कर रहे हैं कि तब मेरे लिए नेचर क्या थी। अब क्या कह रहे हैं, दैट टाइम इज पास्ट, वो समय बीत चुका, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और उनके जो दर्द भरे सारे सुख हैं, एकिंग जॉयज, अब नहीं रहे, एंड ऑल इट्स डेजी रैप्चर्स, और ना ही वो चक्कर ला देने वाला रहा, ना ही वो चक्कर ला देने वाला जो खुशी है, जो उन्माद है, वो नहीं रहा। नॉट फॉर दिस फेंट आई नो मोर नो मरमर, लेकिन इसके लिए ना तो मैं दुखी होता हूँ, ना ही शोक मनाता हूँ, ना ही मैं शिकायत करता हूँ, ना ही मौन होता हूँ, ना ही मैं शिकायत करता हूँ इसके लिए। मतलब वो समय बीत चुका, जो यूथ डेज का समय था वो समय अब बीत चुका है। जो मेरे अंदर जो दुख भरे सुख थे अब वो नहीं रहे, ना ही वो चक्कर ला देने वाला उन्माद, यानी कि जो मैं उछलता कूदता था वो सारी चीज़ें अब मेरे अंदर नहीं रही, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन इसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ, ना ही मैं शोक मना रहा हूँ, ना ही मैं शिकायत कर रहा हूँ। यहाँ पे पोएट एडमिट करते हैं कि वो जोशीला, वो जुनून भरा दौर अब ख़त्म हो गया है। उस अनुभव में एक दर्द भरा सुख था, लेकिन अब वो नहीं है, फिर भी उन्हें उसका कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, इसमें कहते हैं। अब आगे आते हैं, अब आगे कहते हैं अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पन्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो तो जो मुझे उपहार मिला था 5 साल पहले, जो नेचर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था, वो शायद मैंने खो दिया, वो सारे दिन मुझे मतलब वो खो दिए, लेकिन उसका मुझे क्या है, शिकायत नहीं है, ना ही मैं शोक मनाता हूँ, ना ही मैं शिकायत करता हूँ। अब आगे ये क्या कहते हैं, जो दूसरा गिफ्ट है, यानी कि दूसरे तोहफे मिले हैं, क्योंकि मेरा मानना है हैव फॉलोड बाय सच लॉस आई वुड बिलीव, क्योंकि मेरा मानना है अबेंडेंट रिकम्पेंस, यानी कि उस नुकसान के बदले मुझे भरपूर मुआवजा मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि उन्हें यूथ डेज के जुनून के खो जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसके बदले में उन्हें कुछ और ज़्यादा गहरा और कीमती चीज़ मिला है। यानी कि जब यूथ डेज में वो नेचर को जिस नज़र से देखते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा एडल्टहुड में जब वो गए हैं ना, अब उनके अंदर एक सबलाइम स्टेज आ गया, वो सबलाइम स्टेज से अब नेचर को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं ये दूसरा तोहफा मुझे मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कहते हैं फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार बना लूँ, आई थिंक मैं बना ही ले जाऊँगी। यस, चलिए अब यहाँ पे ये लाइनें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर, कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने नेचर को देखना सीख लिया है। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मैंने नेचर को देखना सीख लिया है। नॉट एज इन द आर, मतलब अब की बात, ये अभी बात कर रहे हैं, एडल्टहुड की बात कर रहे हैं, जब ये दोबारा गए हैं तब की बात कर रहे हैं कि अब मैंने क्या कर लिया है, नेचर को देखना सीख लिया है। नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे मैंने अपने थॉटलेस यूथ में देखता था नेचर को, यानी कि अपना जब यूथ डेज में नेचर को देखता था वैसे नहीं। अब मैंने नेचर को देखना तो सीख लिया, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैं युवा अवस्था में देखता था। बट हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि अब मैं उसमें अक्सर मानवता को क्या देखता हूँ, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू, बल्कि अब मैं उसमें क्या देखता हूँ, अब मैं अक्सर मानवता का शांत उदास संगीत सुनता हूँ, जो कठोर या बहुत ही हार्श नहीं है, फिर भी उसमें हमें विनम्र और शांत करने की पूरी शक्ति है। यहाँ पे मतलब अब मैं कैसे देखता हूँ नेचर को, यहाँ पे पोएट का जो दृष्टिकोण में सबसे बड़ा बदलाव आया है, यानी कि पोएट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है नेचर का देखने का, वो अब उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। यानी कि यूथ एज में वो कैसा देखते थे, अब एडल्टहुड में वो नेचर को किस नज़र से देखते हैं। अब वो नेचर को सिर्फ एक सुंदर दृश्य के रूप में नहीं देखते हैं, एक सुंदर सीन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अब वो नेचर के माध्यम से इंसानी दुख, दर्द, संघर्ष को महसूस करते हैं। ठीक है, यह संगीत उन्हें अहंकार से मुक्त करके उन्हें क्या बनाता है, विनम्र बनाता है। समझ में आया ये लाइन?
मतलब अब वो नेचर को कैसे देखते हैं, नेचर में उनको इंसानी दुख देखने को मिलता है, इंसानी दर्द, संघर्ष देखने को मिलता है। जब वो इस नज़र से अब देखने लगे हैं तो उनके अंदर जो अहंकार आता है ना वो ख़त्म हो जाता है और उन्हें ये जो यादें हैं ना उन्हें विनम्र बना देती है। समझ में आया? अब आगे आते हैं, आगे क्या कहते हैं, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने क्या किया, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, और मैंने एक ऐसी प्रेजेंस को महसूस किया, एक ऐसी उपस्थिति को महसूस किया, दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, ठीक है, जो मुझे उच्च विचारों से मिलने वाले आनंद से बेचैन कर देती है, ठीक है। अ सेंस सब्लाइम, ये याद रखना है, यही है, अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। आगे क्या कह रहे हैं, एक ऐसी दिव्य, सब्लाइम मीन्स क्या होता है, दिव्य, एक ऐसी दिव्य भावना जो किसी ऐसी चीज़ की है जो हर जगह क्या है, गहराई से मौजूद है, गहराई से इंटरफ्यूज्ड है, व्याप्त है। Whose dwelling is the light of setting suns, जिनका निवास डूबते सूरज की रोशनी में, and the round ocean and the living air, और गोल समुद्र में और जीवित हवा में, and the blue sky and the mind of man, और नीले आकाश में और इंसान के मन में है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पोएट को ना अब नेचर में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। अब मतलब अब उनके अंदर वो सबलाइम स्टेज आ गया, वो नेचर को किस नज़र से अब देख रहे हैं, अब वो नेचर में ना, उनको नेचर में ना एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। ये शक्ति, ये ऐसी शक्ति जैसे हम लोग कहते हैं भगवान, ठीक है, जैसे हम लोग गॉड को मानते हैं कि गॉड ही सब कुछ करता है, करता धरता है, दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं गॉड की मर्जी से होती हैं, ये मानना है ना। लेकिन उसी तरह वर्ड्सवर्थ को भी नेचर में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। उनको लगता है कि ये जो शक्ति है ना ये हर जगह मौजूद है, सूरज में भी है, समुद्र में भी है, हवा में भी है, आकाश में भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंसान के दिमाग में भी है ये जो शक्ति है। और ये विचार उन्हें एक आनंदमय बेचैनी से भर देता है। कहीं ना कहीं वो नेचर को एज ए गॉड के रूप में देखते हैं कि नेचर में वो दिव्य शक्ति मुझे नज़र आ रही है और ये शक्ति हर जगह मौजूद होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं गॉड हर जगह मौजूद है, उसी तरह वो नेचर को भी बोल रहे हैं। समझ में आया? अब आगे देखेंगे, अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। आगे क्या कहते हैं, अ मोशन एंड स्पिरिट, एक गति और एक आत्मा, दैट इम्पल्स, जो क्या करती है सभी सोचने वाली चीज़ों को, ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, यानी कि एक गति एक आत्मा जो सभी सोचने वाली चीज़ों को, सोच के सभी विषयों को क्या करती है, प्रेरित करती है, सोच के सभी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, प्रेरित करती है, एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सभी चीज़ों में से होकर गुजरती है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि वो दिव्य शक्ति, अभी यहाँ पे बोले ना मुझे नेचर में वो दिव्य शक्ति नज़र आती है जो हर जगह मौजूद है, और अब आगे कह रहे हैं कि वही दिव्य शक्ति मुझे कैसी लगती है, सार्वभौमिक आत्मा या चेतना है जो दुनिया के हर चीज़ को चलाती है। अब इनको वो दिव्य शक्ति लगता है कि वो यूनिवर्सल है, वो एक यूनिवर्सल स्पिरिट है, या यूँ बोलो एक यूनिवर्सल चेतना है जो दुनिया के हर चीज़ को चलाती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नेचर हो। ठीक है, ये जो जीवन शक्ति है ये हर जगह मौजूद है। जैसे हम लोग गॉड को मानते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ को नेचर में वो गॉड नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं नेचर को ही गॉड मानते हैं कि नेचर में वो मुझे दिव्य शक्ति नज़र आई, ये दिव्य शक्ति हर जगह मौजूद है, ये सार्वभौमिक है, और यही लगता है कि सारी दुनिया को यही दिव्य शक्ति चलाती है, चाहे वो इंसान हो चाहे नेचर, यही दिव्य शक्ति चलाती है जो हर जगह मौजूद है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ मिडोज एंड द वुड्स। आगे कह रहे हैं इसलिए मैं अब भी घास के मैदानों को, मिडोज और वुड्स एंड माउंटेन्स, और कह रहे हैं इसलिए मैं अब भी घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों का प्रेमी हूँ। ठीक है, यहाँ तक बोल दिए हैं कि इसलिए मैं अब भी मिडोज एंड वुड्स ऑफ माउंटेन, यानी कि घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों का प्रेमी हूँ। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और आगे क्या कह रहे हैं, और मैं इन नेचर में अपनी इंद्रियों की भाषा में एक पहचान कर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ऑफ ऑल माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि इसलिए देयरफॉर आई एम स्टिल, इसलिए अब मैं क्या हूँ, मिडोज एंड वुड्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों का प्रेमी हूँ। एंड ऑफ ऑल व्हाट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ। ठीक है, और मैं नेचर में, ऑफ ऑल माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, कह रहे हैं और मैं नेचर में अपनी इंद्रियों की भाषा में ये पहचान कर बहुत खुश हूँ कि बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट एंड व्हाट दे परसीव, बहुत खुश हूँ कि वही मेरे सबसे शुद्ध विचारों का क्या है, एंकर है।
ठीक है, ये ध्यान रखना, एंकर है, यानी कि जो मेरे एंकर है यहाँ तक है। सो प्लीज रिकॉग्नाइज इन नेचर लैंग्वेज ऑफ सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स गाइड एंड गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बींग्स। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए अब भी मैं घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों का क्या हूँ, प्रेमी हूँ। मैं नेचर में अपनी इंद्रियों, यानी कि आई एंड ईयर की बात कर रहे हैं, मैं नेचर में अपनी इंद्रियों की भाषा में ये पहचान कर बहुत खुश हूँ कि मेरे सबसे शुद्ध विचारों में क्या है, एंकर है, ठीक है, एंड नर्स है, नर्स की बात कर रहे हैं, मेरे दिल की वो क्या है, गाइड है, और क्या है, गार्जियन है, रक्षक है, और मेरी पूरी नैतिकता की आत्मा है। तो यहाँ पे ये पोएम के लास्ट में आ रहा है लाइनें, यहाँ पे पोएट ना, जो पोएम वर्ड्सवर्थ हैं, जो वो इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि इसी दार्शनिक समझ के कारण, जो मतलब जो दार्शनिक समझ है उनके अंदर नेचर को देखने का, इसी दार्शनिक समझ के कारण वो अब भी नेचर के प्रेमी हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो प्रेम है वो बहुत गहरा और सार्थक है, उनका जो प्रेम है वो बहुत गहरा और सार्थक है, यानी कि नेचर अब उनके लिए सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं रहा, बल्कि वो उनके विचारों को स्थिरता देने वाला एक क्या बन गया है, एंकर बन गया है। लंगर बोलते हैं एंकर, ठीक है, ठीक है, एंकर बन गया है। बल्कि एंकर मतलब मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, एंकर वो होता है लंगर डालना, जैसे लंगर डालकर नाव को एक स्थान पर रोके रखना, जैसे कोई शिप्स वगैरह है उसमें लंगर डाला जाता है, मतलब जंजीर के अंत में लगी धातु की भारी वस्तु होती है जिसे शिप से पानी में गिराकर नाव के चलने से रोका जाता है, उसे कहा जाता है एंकर। तो यहाँ पे वही एंकर की बात ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो दार्शनिक समझ मेरे अंदर आया है ना, उसके कारण अब नेचर का मैं प्रेमी हूँ, मतलब अब भी मैं नेचर का प्रेमी हूँ, लेकिन उसका जो प्रेम है इतना गहरा, इतना सार्थक हो गया कि नेचर अब मेरे लिए क्या हो गया है, सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं रहा, बल्कि मेरे विचारों को ये क्या देती है, स्थिरता देने वाला एंकर बन गया है, और मेरी आत्मा को पोषण करने वाली ये नर्स बन गई है, और मेरे जीवन को मार्गदर्शन करने वाला ये क्या बन गया है, गाइड बन गया है नेचर, और मेरे दिल और नैतिकता का क्या बन गया है, रक्षक बन गया है, गार्जियन बन गया है। तो नेचर अब मेरे लिए, यानी कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक और नैतिक आधार बन गया है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये बात कर रहे हैं कि नेचर को जब मेरे अंदर दार्शनिक समझ आई नेचर को देखने का, तो नेचर मेरे लिए सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं रह गया, बल्कि एंकर बन गया, थॉट बन गया, नर्स बन गया, गाइड बन गया, मेरे दिल का गार्जियन बन गया। समझ में आया ना। अब आते हैं हम 5 स्टैंजा पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी बड़ी सी पोयम है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना एक कहानी की तरह समझ में आए। वो टिंटन एबे में ही है, ये सारी बातें वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम फाइनल स्टैंजा में पहुँच गए हैं। फाइनल स्टैंजा में हम क्या देखेंगे कि नॉर परचेंस, और शायद आगे के, मतलब यहीं से जारी है ये लाइनें, ये मत कहो कि यहीं से ये बोल रहे हैं, आगे बोल ही रहे हैं, ठीक है। बस हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड, ये यहाँ पे बस स्टैंजा डिवाइड हुआ है। आगे क्या करें, नॉर परचेंस इफ़ आई वर नॉट दस टॉट शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट टू डिके। आगे कहते हैं नॉर परचेंस और शायद, इफ़ आई वर नॉट दस टॉट, अगर मुझे इस तरह सिखाया नहीं गया होता, मीन्स नेचर के द्वारा, ठीक है, अगर मुझे इस तरह सिखाया नहीं गया होता, मीन्स प्रकृति के द्वारा मुझे सिखाया नहीं गया होता, तो शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, तो मैं भी अपनी खुशमिजाज जिंदा दिली, यानी कि जीनियल स्पिरिट मतलब होता है खुशमिजाज जिंदा दिली, तो मैं भी अपने खुशमिजाज जिंदा दिली को और अधिक ख़त्म नहीं होने देता। तो यहाँ पे जो पोएट्स हैं वर्ड्सवर्थ, वो कह रहे हैं कि भले ही उन्हें नेचर से वो गहरे दार्शनिक सबक नहीं मिले होते जिनके बारे में उन्होंने पिछले स्टैंजा में बताया, फिर भी वो अपनी खुशी और आशा को मरने नहीं देते। क्यों? तो इसका जवाब अगली लाइनों में है, मतलब वो अपनी खुशी के आशा को मरने नहीं देते। अगर वो शायद ये सारी चीज़ें नेचर ने उन्हें नहीं सिखाया होता, तो फिर भी नेचर को देखने का तरीका जो उनका, वो मरने नहीं देते इस तरह। क्यों? आगे बोल रहे हैं, फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, एंड दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज माई फॉर्मर हार्ट आई रेड। ये अब यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अकेले नहीं है। जब डियर फ्रेंड बोल दिया, डियरेस्ट किसी फ्रेंड को यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं, शायद ये ड्रोथी को एड्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अब लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी सिस्टर भी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स, ठीक है, कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे के तट पर हो। फॉर दिस फेयर रिवर, मतलब क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ सुंदर नदी के तट पर हो।
तुम, दाओ माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी प्रिय प्रिय मित्र, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट एंड रेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ में अपने पिछले हृदय की भाषा पकड़ता हूँ। एंड रेड, आगे क्या कह रहे हैं, माई फॉर्मर प्लेजर इन द सूदिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, आगे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी जंगली यानी कि जोश से भरी आंखों की चमक में अपने पुराने सुखों को मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पहली बार कभी पोएट जो हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, यहाँ पे वो खुलासा करते हैं कि वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ उनकी बहन ड्रोथी है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे लग रहा है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, अब ये जो लाइनें हैं ना, लग रहा है कि यहाँ पे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में वही होता है कि साइलेंट लिसनर होता है और स्पीकर बस बोलता रहता है मोनोलॉग की तरह। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अकेले बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बहन नहीं कुछ बोल रही, सिर्फ वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी बहन को एड्रेस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पोएट है पहली बार ये खुलासा करते हैं कि वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ उनकी बहन ड्रोथी भी हैं, जिन्हें वो अपने सबसे प्रिय दोस्त कहते हैं। वे कहते हैं कि वो अपनी बहन में ही अपनी यूथ डेज को देख रहे हैं, उनकी बहन यूथ है तो इसलिए वो अपने यूथ डेज को याद कर रहे हैं, और अपनी बहन, उनकी बहन में ही उनको यूथ डेज दिख रहा है। ड्रोथी की जो आवाज़ है और जो ड्रोथी की आंखें की जो मतलब जोशीली चमक है, पोएट को उनके उस दौर की याद दिला रहा है जब उनके यूथ डेज की थी, यानी कि जब वो यूथ थे तब उनके अंदर भी यही जोशीलापन था, यही चमक थी, ठीक है। तो वो चीज़ें अपनी बहन के अंदर वो देख रहे हैं, वो चीज़ें यानी कि उनके यूथ डेज को वो याद दिला रही हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब वे खुद ऐसे ही जुनून और जोश से भरे हुए थे अपने यूथ डेज में, तो आज वो अपनी बहन को देखकर भी उनको अपने वो दिन याद आ रहे हैं। समझ में आया? आगे क्या कह रहे हैं, ओह एट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक। आगे कहते हैं ओह एट अ लिटिल वाइल, अभी कुछ देर, मे आई बिहोल्ड इन दी, मतलब अभी कुछ देर और रुको, मैं तुम में वह देख सकूं जो मैं कभी था, वॉट आई वॉज वंस, जो मैं कभी था, माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे जो पोएट है ना, वो थोड़ा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होकर अपनी बहन को एड्रेस कर रहे हैं और अपनी इच्छा बता रहे हैं। इच्छा क्या जता रहे हैं कि वो कुछ और देर तक अपनी बहन में अपने पास्ट की झलक को देखना चाह रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बहन के लिए एक प्रार्थना शुरू करेंगे, ठीक है। अपनी बहन के लिए एक प्रार्थना क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर वो अपने पास्ट की, यानी कि अपने पास्ट की झलक को और देखना चाहते हैं अपनी बहन के आंखों में। आगे क्या होता है, आगे ये क्या कहते हैं, नोविंग, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। प्रार्थना मीन्स अपनी बहन से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बीट्रे, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दिस इज हर प्रिविलेज थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लेट फ्रॉम जॉय टू जॉय। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, नोविंग दैट, ये जानते हुए, नेचर नेवर डिड बीट्रे, नेचर ने उस दिल को कभी धोखा नहीं दिया, द हार्ट दैट लव्ड हर, द हार्ट दैट लव्ड हर, जिसने उसके साथ प्रेम किया, दिस इज़ हर प्रिविलेज, ये तो उसका विशेषाधिकार है, थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, वह हमारे जीवन के सभी वर्षों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, वो हमारे जीवन के सभी वर्षों में हमें एक खुशी से दूसरी खुशी की ओर ले जाती है। कौन, नेचर। तो यहाँ पे जो पोएट है ना, ये पोएट का एक सेंट्रल विश्वास है यहाँ पे नेचर के प्रति। सेंट्रल विश्वास क्या है, पोएट पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि नेचर हमेशा वफादार रहती है, और जो भी उससे सच्चा प्रेम करता है वो उसे कभी निराश नहीं करती, बल्कि ये नेचर का काम है कि वह हमें जीवन भर खुशी के मार्ग पर आगे बढ़ाती है, आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ाती है, ये नेचर का काम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अब आगे क्या कह रहे हैं कि फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म, क्योंकि वो हमारे भीतर के मन में, द माइंड दैट इज़ विद इन अस, ठीक है, इतना देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज़ विद इन अस, सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी। कह रहे हैं कि क्योंकि वो हमारे भीतर के मन में इस तरह शिक्षित कर सकती है, ठीक है, मतलब कौन, नेचर की बात कर रहे हैं कि वो हमारे भीतर के मन में इस तरह शिक्षित कर सकती है कि उसे शांति और सुंदरता से इतना प्रभावित कर सकती है, क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, यानी कि उसे शांति और सुंदरता से इतना प्रभावित कर सकती है, एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और उसे इतने ऊंचे विचारों से पोषित कर सकती है, दैट नीदर एविल टंग्स, कि ना तो कोई बुरी जबानें, रैश जजमेंट, ना ही कोई जल्दबाजी में लिए गए फैसले, नॉर द स्नेयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, ना ही स्वार्थी लोगों के ताने, नॉर ग्रीटिंग्स, ना ही वो दिखावटी अभिवादन, यानी कि ग्रीटिंग्स, वेयर नो काइंडनेस, जिनमें कोई दया नहीं होती,
नो काइंडनेस जिसमें कोई दया नहीं होती, नॉर ऑल द डियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, ना ही वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नीरस लेन देन, सेल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, ठीक है, आगे क्या करें, कभी भी हम पर हावी हो पाएंगे, आर डिस्टर्ब आर चीयरफुल फेथ, या हमारे उस खुशहाल विश्वास को डिगा पाएंगे, दैट ऑल विच विल बी होल्ड इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, या हमारे उस खुशहाल विश्वास को डिगा पाएंगे जो कुछ भी हम देखते हैं वो आशीर्वाद से भरा हुआ है। यहाँ पे पोएट क्या है, पोएट की वो प्रार्थना है, ये प्रार्थना वो कर रहे हैं अपनी बहन से। यहाँ पे पोएट अपनी प्रार्थना जारी रखते हैं और बताते हैं कि नेचर हमें कैसे मजबूत बनाती है। वो बता रहे हैं नेचर हमें कैसे मजबूत बनाती है, हमारे मन को कैसे वो शिक्षित करती है, हमारे मन को कैसे वो इम्प्रेस करती है, कैसे क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, यानी कि कैसे हमारे मन को शिक्षित करती है, कैसे क्वाइटनेस एंड ब्यूटी का एहसास कराती है, कैसे उच्च विचार हमारे अंदर देती है जो नेचर है। इसका परिणाम ये होता है समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे झूठी आलोचना, लोगों के ताने, दिखावटी रिश्ते, रोज़मर्रा की उबाऊ ज़िंदगी हम पर असर नहीं कर पाती। मतलब नेचर हमें किस तरह मजबूत बनाती है, किस तरह शिक्षित करती है, किस तरह शांति और सुंदरता का एहसास कराती है कि अगर समाज की जो बुराइयां हैं, झूठी आलोचना है, लोगों के ताने हैं, दिखावटी रिश्ते हैं, रोज़मर्रा की उबाऊ ज़िंदगी हैं, ये सब हम पे असर नहीं होता। नेचर हमें एक ऐसा आशीर्वाद देती है कि दुनिया सुंदर और आशीर्वाद से परिपूर्ण है, यानी कि फुल है, भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये प्रार्थना वो जारी रखते हैं, प्रार्थना में अपने बताते हैं, ठीक है, कि नेचर हमें किस तरह शिक्षित कर देगी कि ये सारी चीज़ें हम पे कोई असर नहीं करती है, दुनिया की सारी चीज़ें। आगे की लाइन में ये क्या कहते हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है। देयरफॉर लेट द मून, इसलिए जब भी देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन द साइड सॉलिटरी वॉक, अपनी बहन को यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए जब तुम अकेले घूमो तो चाँद तुम पर आसानी से, मतलब चाँद तुम पर अपनी रोशनी बिखेरे। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट डे, और जो धुंध भरी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी हवाएं तुम्हारे विरुद्ध स्वतंत्र रूप से बहें। ये अपनी बहन को वो कह रहे हैं। यहाँ पे जो पोएट्स हैं वर्ड्सवर्थ, वो अपनी बहन को नेचर का आशीर्वाद देते हैं। वो चाहते हैं कि नेचर के सभी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि चाँद, हवा, सब उनकी बहन के साथ ही बने रहें। ये एक तरह का वरदान है जो नेचर हमेशा उनके साथ रहे। मतलब अपनी बहन को यहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि नेचर जहाँ कहीं भी मेरी बहन जाए, नेचर उसके साथों साथ रहे, उनकी साथ ही बनी रहे। आगे क्या कहते हैं, and in after years when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, आगे कह रहे हैं और आने वाले वर्षों में और आने वाले सालों में, when these wild ecstasies shall be matured, जब तुम्हारा ये जंगली उन्माद यानी कि नेचर के प्रति जो जोश है, इन सोबर प्लेजर यानी कि नेचर के प्रति जो जोश है, एक शांत और गंभीर दुख में बदल जाएगा। when thy mind shall be mentioned for all lovely forms, जब तुम्हारा मन सभी सुंदर यादों के लिए एक महल बन जाएगा। दाई मेमरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारी जो यादें हैं सभी मीठी ध्वनि, फॉर ऑल स्वीट साउंड एंड हारमोनीज। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो यादें हैं वो सभी स्वीट साउंड और हारमोनीज के लिए एक निवास स्थान बन जाएगी। आगे ये कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे कह रहे हैं अपनी बहन के फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बहन के फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। वे कहते हैं जैसे मैं बदला हूँ वैसे एक दिन तुम भी बदलोगी। तुम्हारा भी नेचर के प्रति ये जोशीला जुनून एक शांत और गहरी समझ में विकसित होगा, जब तुम्हारा मन सुंदर यादों का एक खजाना यानी कि एक महल बन जाएगा। यानी कि जब मैं यूथ डेज में आया था नेचर को देखने, तो मैं किस नज़र से नेचर को देखता था, और अब मैं जब एडल्टहुड में आया हूँ तो मैं नेचर का देखने का तरीका मेरा बदल गया, एक डिवाइन स्टेज में मैं आ गया हूँ। उसी तरह तुम्हारा भी बदलेगा एक दिन। तुम आज आई हो, फिर उसके बाद भी तुम नेचर में आओगी, तो इस बार जब आओगी तो नेचर में तुम्हारा जो देखने का तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जो जोशीला जुनून है, जो शांत है, वो एक गहरी समझ में बदल जाएगा। तब तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, ये सुंदर यादों का खजाना महल बन जाएगा। मतलब ये नेचर की जो यादें हैं वो तुम्हारे भी मन में बस जाएंगी। समझ में आया, जिस तरह मेरे अंदर बसी है। अब आगे क्या कहते हैं, ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, कह रहे ओह तब अगर अकेलापन या डर या दर्द या दुख, शुड बी दाई पोर्शन विद वॉट हीलिंग द थॉट्स, कह रहे ओह तब अकेलापन, डर, दर्द या दुख तुम्हारे हिस्से में आए तो शुड बी दाई पोर्शन वॉट द हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विद दाउ रिमेंबर मी एंड दीज माई एक्सटॉर्सेशंस। आगे क्या कहते हैं, ओह तब ये जो अकेलापन है, ये जो डर है, ये जो दर्द है, ये जो दुख है, कभी तुम्हारे हिस्से में अगर आता है तो तुम कितने सुकून देने वाले कोमल खुशी के विचारों के साथ मुझे और मेरी बातों को याद करोगी। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भविष्य में
जब भी उनकी बहन की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो उन्हें ये दिन, ये जगह और उनके भाई की ये बातें याद आएगी, यानी कि पोएट्स की ये बातें याद आएगी। ये याद उनके लिए यानी कि ड्रोथी के लिए ये याद मरहम का काम करेगी और उसे क्या करेगी, उन्हें सुकून देगी ड्रोथी को। ठीक वैसे ही जैसे इस जगह की याद ने वर्ड्सवर्थ को सुकून दिया था। समझ में आया? अब आगे आएंगे। आगे कहते हैं नॉर परचेंस आई इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लेम्स अ पास्ट एग्जिस्टेंस विल्ट दाउ देन फॉरगेट देन ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर। आगे ये क्या कह रहे हैं कि नॉर परचेंस, ठीक है, नॉर परचेंस और शायद, परचेंस मतलब परहैप्स शायद, इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, अगर मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, दाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लिम्स, यानी कि अगर मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, ना ही तुम्हारी जोशीली आँखों से अपने पास्ट के अस्तित्व को नहीं देख पाऊँगा, ठीक है, मैं ना ही तुम्हारी जोशीली आँखों से अपने पास्ट की झलकियाँ नहीं देख पाऊँगा यहाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, Wilt thou then forget then on the banks of this delightful stream of together, क्या तुम ये सब भूल जाओगी इस याद, यानी कि ये जो मेमोरेबल नदी के तट पर हम एक साथ खड़े थे। अब यहाँ पे पोएट थोड़ा सा उदास हो गए हैं, वो अपने डेथ के बारे में बोल रहे हैं, यानी अगर मैं मर जाऊँ तब क्या होगा। यहाँ पे पोएट अपने डेथ की संभावना पर विचार कर रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो वो अपनी बहन से एक वादा चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी तुम ये मत भूलना हम इस खूबसूरत जगह पर एक साथ थे कभी, ठीक है। यहाँ पे ये बात वो कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, या मैं तुम्हारी जोशीली मीन्स मैं मर जाऊँ, ठीक है, ये सारी बातें कह रहे हैं। आगे देखेंगे, बस इतना स्टैंजा है, ख़त्म हो गया है। आगे कह रहे हैं एंड दैट आई सो लॉन्ग, ठीक है, और यह कि मैं आई वर्शिपर ऑफ नेचर विद हिदर केम अनवेरिड इन दैट सर्विस। आगे कह रहे हैं कि और यह कि मैं इतने लंबे समय से नेचर का पुजारी रहा हूँ, यहाँ मैं हिदर केम अनवेयर्ड इन दैट सर्विस, यहाँ मैं उस सेवा में बिना थके आया था, ठीक है। रादर से विद वार्मर लव, बल्कि ये कहो कि और भी गर्मजोशी भरे प्रेम के साथ, ओह विद अ फॉर डीपर जील, और भी पवित्र प्रेम के गहरे उत्साह के साथ यहाँ मैं आया था, हॉलियर लव, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग्स, आगे क्या कह रहे हैं, और पवित्र प्रेम के गहरे उत्साह के साथ मैं यहाँ आया था, ठीक है, और पवित्र प्रेम के गहरे उत्साह के साथ मैं यहाँ आया था। आगे कह रहे हैं कि नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग्स, और तुम ये नहीं भूलोगी कई वॉन्डरिंग के बाद, यानी कि कई भटकाव के बाद, मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, यानी कि कई वर्षों के एब्सेंस के बाद, दीज स्ट्रिप्स वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये घने जंगल, ये ऊंची चट्टानें, एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप, और ये हरा भरा ग्रामीण जो लैंडस्केप है, जो सीन है, वर टू मी मोर डियर बूथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई शेक, मेरे लिए और भी अधिक प्रिय हो गया था, खुद अपनी वजह से और भी तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इतने, अब यहाँ पे पोएट जो एक इमोशनल पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पोएट जो वर्ड्सवर्थ है वो अपनी बहन से कहते हैं कि वो याद रखे नेचर के प्रति जो उनका प्रेम है इस वापसी पर, और गहरा और पवित्र हो गया है, यानी कि मैं जब दोबारा आया हूँ यहाँ पे वॉटिंगटन अबे में, तो मेरा जो नेचर के प्रति जो प्रेम है वो और भी गहरा हो गया है। और लास्ट में वो बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो कहते हैं कि ये जगह उनके लिए पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई है, क्योंकि 5 साल पहले वो आए थे तो अकेले आए थे, 5 साल बाद आए हैं तो अब वो उनकी बहन भी उनके साथ है, इसलिए जगह और भी उनकी प्यारी हो गई है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुंदर थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी बहन फॉर दाई शेक, उनकी बहन भी उनके साथ थी, ठीक है। फॉर दाई शेक ये याद रखना है कि फॉर दाई शेक यानी कि उनकी बहन भी उनके साथ थी, ठीक है। तो उनकी बहन की जो एब्सेंस ने नहीं, उनकी बहन की जो प्रेजेंस ने उस जगह के सौंदर्य और महत्व को और भी बढ़ा दिया था। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो मैं हमेशा याद रखूँगा कि नेचर, ये जो नेचर का दोबारा मैं आया हूँ यहाँ पे टिंटन अबे में, तो ये जो यादें होगी ये मेरा और गहरा पवित्र हो गया, नेचर से जो मेरा रिश्ता है वो और भी गहरा हो गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जगह मेरे लिए और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जगह सुंदर है, इसलिए भी कि ये जगह मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ यहाँ पे, मेरी बहन की जो उपस्थिति है इस जगह के सुंदर और महत्व को और भी बढ़ा दिया है। तो ये थी आपकी टिंटन अबे की लाइन, ठीक है। तो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा,
टेलीग्राम पे इसका PDF मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, एकदम लाइन वाइज। टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ गए हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे एकदम स्टोरी की तरह बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बच्चा लोग कि कैसा लगा, इतनी बड़ी पोएम आपको समझ में आई या नहीं आई। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक दोगे तभी आगे की वीडियो आती है। तो फीडबैक से ही हम अपनी मतलब मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए रहता है ना, वैसे हमको भी मोटिवेशन चाहिए रहता है आपकी फीडबैक से, ठीक है। तो दे दीजिएगा फीडबैक। एंड चैनल पे पहली बार जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी LT का सारा कुछ ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी और समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले थ्योरी कर लें उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। बाय बाय। काफ़ी लेंदी पोएम्स थी। बाय बाय।